गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। डीपी सिंह क्लासेस प्रयागराज में गोल्डन और प्लेटिनम टेस्ट सीरीज वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज चल रहा है इस समय, जिसका कि जो 16th नंबर जो टेस्ट हुआ था, टेस्ट नंबर 16, उसका सलूशन कराया जा रहा है फिजिक्स का, जिसमें 2 पार्ट हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, 30 क्वेश्चन सॉल्व करा चुके हैं। और देखिए ये 16 नंबर टेस्ट का पार्ट 3 आज हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, जिसमें 15 क्वेश्चन बचे हुए हैं। ये 15 क्वेश्चन और आज सॉल्व हो जाएगा तो 45 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। और 16 नंबर में जो टेस्ट हुआ था उसमें मैकेनिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड जनरल प्रॉपर्टीज मैटर के क्वेश्चंस थे। तो आज मैक्सिमम आपके मॉडर्न फिजिक्स के क्वेश्चंस मिलेंगे। आइए प्यारे बच्चों स्टार्ट कर देते हैं। और इसको प्यारे बच्चों वीडियो को आप लोग दोस्तों मित्रों को शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि इंपॉर्टेंट वीडियोस जब भी अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिले। जो भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं सामने आ जा रहा है क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए। जो बच्चे टेस्ट नहीं दे रहे हैं वो क्वेश्चन पढ़ें, फिर उसका सोल्यूशन देखें। अगर नए साल का पार है तो उसका सोल्यूशन देखें। इससे बहुत बढ़िया से ये सब क्वेश्चंस आपके तैयार हो जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए लॉजिक गेट का क्वेश्चन है मॉडर्न फिजिक्स का। एन एंड गेट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय रिपीटेटिव यूज ऑफ। रिपीटेटिव यूज मतलब एक से ज्यादा बार किस गेट को यूज करके आप एंड गेट बना सकते हो। तो यह है प्यारे बच्चों नैंड गेट। दो नैंड गेट को अगर आप सीरीज में जोड़ दें तो वह एंड गेट बन जाता है। आइए देखिए कैसे। यह है नैंड गेट। नैंड गेट के सिंबल देख लो। 2 इनपुट होगा ए और बी। यह है नैंड। और इसका जो आउटपुट होगा यह होगा ए इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट। ए इंटू बी का बार करेगा ये। इसके बाद से एक और नैंड गेट आप लगा दो। देखो एक और नैंड गेट, लेकिन इस नैंड गेट के दोनों इनपुट को शार्ट कर दो। दोनों इनपुट को क्या कर दो, आपस में मिला दो। तो यह है नैंड गेट। लेकिन नैंड गेट या नार गेट के दोनों इनपुट को आपस में मिला देने पर वह नॉट गेट के जैसे बिहेव करने लगता है। ये गेट बिहेव्स एज नॉट गेट। यहां पे आउटपुट होगा y। तो आउटपुट अगर हम देखें तो इनपुट का ये देखो नैंड गेट का दोनों इनपुट हमने शार्ट कर दिया है तो नॉट गेट बन गया है। तो ये इनपुट का फिर से कॉम्प्लीमेंट कर देगा। ए इंटू बी जो इनपुट है कॉम्प्लीमेंट, इसका ये फिर से नैंड गेट बिहेव्स एज हियर नॉट गेट। और 2 बार कॉम्प्लीमेंट जो होता है उसमें ये कॉम्प्लीमेंट फिर हट जाता है। और इस तरह से आउटपुट में आप देख रहे हो कि एंड गेट ये बन गया। इस तरह से 2 नैंड गेट के रिपीटेटिव यूज से आप एंड गेट बना सकते हो। इसलिए कहा जाता है कि नैंड गेट और नार गेट से सारे गेट बनाए जा सकते हैं। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि नैंड गेट और नार गेट क्या है प्यारे बच्चों, यूनिवर्सल गेट हैं, क्योंकि नैंड और नार गेट से आप सारे गेट बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यह है क्वेश्चन नंबर 32। If breakdown voltage of Zener diode is 6 volt, then value of I2। बहुत अच्छा मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन। और ये देखिए जीनर डायोड का सिंबल है, जीनर डायोड। I2 बताना है, जीनर डायोड में करंट बताना है। जीनर डायोड में करंट डायरेक्ट नहीं फाइंड किया जा सकता। इसके लिए पहले ये टोटल करंट फाइंड करना पड़ेगा, इसका वाला करंट फाइंड करना पड़ेगा। टोटल में से लोड करंट माइनस कर दो I1 तो जीनर डायोड में करंट पता चल जाएगा। प्यारे बच्चों यह है 6 वोल्ट और यह है 18 वोल्ट। तो 18 वोल्ट में से 6 वोल्ट माइनस कर दो तो इसको मिलेगा 12 वोल्ट। देख लो। तो ये आई अगर टोटल करंट फाइंड करना है तो यहाँ पे वोल्टेज है 12/500 से आप कर दो डिवाइड। बोलो ये आ गया, देख लो 2.4 इंटू 10⁻² एम्पियर। तो ये आ गया 24 मिली एम्पियर का करंट। ये टोटल करंट आ गया 24 मिली एम्पियर यहाँ का।
अब देखिए ये 6 वोल्ट का जीनर वोल्टेज है तो इसको भी मिलेगा 6 वोल्ट, इसलिए अगर I1 आपको फाइंड करना है I1 तो 6 में 1 किलो ओम यानी 1000 आप डिवाइड कर दो तो 6 इंटू 10⁻³ एम्पियर आ गया, ये आ गया 6 मिली एम्पियर। आ गया समझ में। अब अगर जीनर करंट आपको फाइंड करना है तो कितना आसानी से फाइंड कर सकते हैं। जीनर करंट I2 इज इक्वल टू I में से I1 आप माइनस कर दो, I का वैल्यू है 24 मिली एम्पियर और माइनस 6 मिली एम्पियर, ये आंसर आ गया देख लो 18 मिली एम्पियर। तो जीनर ये 18 मिली एम्पियर। जीनर डायोड के क्वेश्चन आने के चांसेस इस बार बन रही हैं क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स का ट्रांजिस्टर वाला कॉन्सेप्ट पूरा रिड्यूस हो चुका है, एम्पलीफायर रिड्यूस हो चुका है, इसलिए जीनर डायोड का क्वेश्चन आ सकता है, एकदम आसान होता है। 3 प्रकार का क्वेश्चन बनता है, एक इसमें करंट पूछ सकता है या इसमें पूछ सकता है या तो इसमें पूछ सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है, जीनर डायोड में करंट चाहिए तो टोटल में से I1 माइनस कर दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यह 33 क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि इसमें से आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज द फॉरवर्ड बायस डायोड, कौन इसमें फॉरवर्ड बायस में है। तो फॉरवर्ड बायस होने के लिए आपको आइडिया रहना चाहिए कि डायोड का पी सेक्शन शुड बी एट हायर पोटेंशियल देन एन सेक्शन। पी सेक्शन एन सेक्शन के रिस्पेक्ट में हायर पोटेंशियल पे होना चाहिए। तो आप देख रहे हो कि डायोड का, किसी भी डायोड का ये जो सिंबल होता है इसमें ये पी सेक्शन होता है और ये एन सेक्शन होता है, तो ये हायर पोटेंशियल पे होना चाहिए, लोअर पोटेंशियल पे होना चाहिए। हम लोग को ढूंढना है फॉरवर्ड बायसिंग। तो देखो ये पी सेक्शन -4 वोल्ट है, ये -2 वोल्ट है, तो यहाँ लोअर पोटेंशियल है, इसमें हायर पोटेंशियल है, इसलिए ये फॉरवर्ड बायसिंग में नहीं है। यहाँ देखिए 2 वोल्ट है और यहाँ 5 वोल्ट है, इधर वोल्टेज कम है, इधर वोल्टेज ज़्यादा है, इसलिए भी रिवर्स बायस है। ये देखिए -2 वोल्ट कम वोल्टेज है, यहाँ ज़्यादा वोल्टेज, ये भी रिवर्स बायस है। यहाँ देखिए बेटा 0 वोल्ट है, -3 वोल्ट है, तो -3 के रिस्पेक्ट में 0 वोल्ट ज़्यादा है, इसलिए ये फॉरवर्ड बायसिंग में है। बाकी सब किस में है प्यारे बच्चों, रिवर्स बायसिंग में है। फॉरवर्ड बायसिंग में डायोड में करंट मिलता है, रिवर्स बायसिंग में करंट नहीं मिलता है। 34 नंबर क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन हाफ वेव रेक्टिफायर इफ द इनपुट फ्रीक्वेंसी इज 80 हर्ट्ज। देखो हाफ वेव रेक्टिफायर है, हाफ रेक्टिफायर की इनपुट फ्रीक्वेंसी 80 हर्ट्ज दिया है, तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी इसका पूछ रहा है। तो अगर ये फुल वेव रेक्टिफायर होता तो आउटपुट की रिपल जो फ्रीक्वेंसी होती इनपुट का डबल हो जाता, लेकिन यहाँ प्यारे बच्चों इनपुट में हाफ रेक्टिफायर है तो जितनी इनपुट की फ्रीक्वेंसी होती है उतनी ही आउटपुट की रिपल फ्रीक्वेंसी होती है, हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी होती है। इसलिए आंसर कितना होगा 80 हर्ट्ज, यानी आउटपुट की जो फ्रीक्वेंसी होगी, जो पल्सेस रह जाते हैं आउटपुट डीसी में, वो 80 हर्ट्ज होगा। लेकिन यही अगर फुल वेव रेक्टिफायर का पूछा होता तो 80 का डबल 160 हो जाता, ये हो जाता, बट ये है हाफ वेव रेक्टिफायर का पूछ रहा है। ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये जानना चाहिए, खूब आता है क्वेश्चन ये। 35 नंबर क्वेश्चन आप देख लिए, करंट और वोल्टेज का ग्राफ दिया है, ये फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्वेश्चन है। जो मेटल से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उनकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एमिटेड जो है वो पूछ रहा है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर सैचुरेशन करंट है और इधर करंट देखो आगे नेगेटिव -4 वोल्ट पे करंट 0 हो गया है, इसका मतलब मैक्सिमम एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन को ये स्टॉपिंग पोटेंशियल रोक दिया है। अरे -4 वोल्ट इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल है, तो -4 वोल्ट ही तो रोक रहा है, किसको, मैक्सिमम एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन को। इसलिए मैक्सिमम एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो होगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम यहाँ पे यूज कर लेंगे -4 वोल्ट, तो यह जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। माइनस नहीं ना कहेंगे बेटा, एनर्जी में तो माइनस लगाते नहीं है, काइनेटिक एनर्जी में। ये तो वोल्टेज पता चल गया कि -4 वोल्ट ही वो इलेक्ट्रॉन को रोक रहा है, सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन को। इसलिए जो आंसर आया वो कितना आ गया, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ये कहलाता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। इधर जो पोटेंशियल होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है, और स्टॉपिंग पोटेंशियल, काइनेटिक एनर्जी, वेलोसिटी, ये सब के सब इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी भी डिपेंड करते हैं, इंटेंसिटी डिपेंड नहीं करते, फ्रीक्वेंसी भी डिपेंड करते हैं। 36 The Durali wavelength of neutron at 127 degree Celsius is lambda. What will be its wavelength at 927 degree Celsius? तो प्यारे बच्चों ये मॉडर्न फिजिक्स का डिब्राली का कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का। डिब्राली वेवलेंथ लैम्डा बराबर h/p, और p के स्थान पे √2m k मोमेंटम
इजकल टू एच अपान रूट ओवर 2m, और काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू, यहाँ पे ये काइनेटिक एनर्जी है प्यारे बच्चों, ये है काइनेटिक एनर्जी, या काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू रख दो 3/2 बोल्ट्जमैन कांस्टेंट K इंटू टी। इसका मतलब जो डिब्राली वेवलेंथ है अगर टेम्परेचर पे हम देखें तो रूट ओवर टी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। देखो टी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसलिए पहला टेम्परेचर 127 डिग्री सेल्सियस दिया है, दूसरा 927 डिग्री सेल्सियस दिया है। तो ऐसे में क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, λ1 अपान λ2 बराबर रूट ओवर T2 अपान T1, ये है λ2 फाइंड करना है। T2 होगा 927 प्लस 273, और T1 है T1 कितना है भाई 127 है, T1 127 है, 127 प्लस 273 तो आ गया रूट ओवर 1200 अपान 400, ये आ गया रूट ओवर 3। इस तरह से जो λ2 आ गया, λ2 वो लैम्डा अपान 1 अपान रूट 3, ये वेवलेंथ अब आएगा लैम्डा अपान रूट 3। ये $37 नंबर क्वेश्चन, an electron of mass m when accelerated through a potential difference v has de Broglie wavelength lambda. The de Broglie wavelength associated with a proton of mass capital M, देखो प्रोटॉन का मास कैपिटल M है, इलेक्ट्रॉन का मास m है, और जितना इलेक्ट्रॉन का मास होता है उतना ही प्रोटॉन का मास होता है। दोनों का चार्ज सेम होता है, मास अलग अलग होता है। तो de Broglie वेवलेंथ हम लोग को बताना है, तो इलेक्ट्रॉन का de Broglie वेवलेंथ लैम्डा दिए हैं, मास m दिए हैं, और प्रोटॉन का de Broglie वेवलेंथ लैम्डा डैश क्या करना है, फाइंड करना है, और मास कितना है कैपिटल M, दोनों सेम पोटेंशियल डिफरेंस में एसोलेटेड हैं। तो लगा दो बेटा, लैम्डा इज इक्वल टू h अपान p है लीनियर मोमेंटम, h है प्लैंक कांस्टेंट, रूट ओवर 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी k इज इक्वल टू h अपान रूट ओवर 2m, और k का स्थान पर लिख दो qv, पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में k का स्थान पे qv। तो यहाँ से आप देख रहे हो कि लैम्डा बाकी h चार्ज वोल्टेज सब कांस्टेंट है, मास के क्या हो गया, रूट भर मास के इनवर्सली हो गया। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का de Broglie वेवलेंथ अपान प्रोटॉन का de Broglie वेवलेंथ इज इक्वल टू रूट भर प्रोटॉन का मास अपान इलेक्ट्रॉन का मास। तो यहाँ से आ गया लैम्डा डैश प्रोटॉन का de Broglie वेवलेंथ इज इक्वल टू लैम्डा रूट ओवर स्मॉल m अपान कैपिटल M, ये आ जाएगा प्रोटॉन का de Broglie वेवलेंथ, लैम्डा रूट ओवर स्मॉल m अपान कैपिटल M। ये है आंसर। तो de Broglie वेवलेंथ का ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होता है। de Broglie वेवलेंथ के 4 फॉर्मूले हैं, इसलिए इस पे क्वेश्चंस आते रहते हैं। यह है 38 नंबर क्वेश्चन, और यह एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन आप लोग देख लो। एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है, फर्स्ट लाइन इन लाइमन सीरीज हैज वेवलेंथ लैम्डा। ये देखो n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3। तो लाइमन सीरीज का पहला लाइन क्या होता है, देखो ये लाइमन सीरीज का पहला लाइन है, फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज का। तो इसका वेवलेंथ लैम्डा है, जो इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं, रेडिएशन जो प्रोड्यूस कर रहे हैं। और बामर सीरीज का पहला लाइन फिर पूछ रहा है, तो बामर सीरीज का पहला लाइन ये होता है, n इक्वल टू 3 से इलेक्ट्रॉन जब n इक्वल टू 2 में आता है तो ये बामर सीरीज का पहला लाइन होता है। तो इसका वेवलेंथ क्या करना है, फाइंड करना है। फर्स्ट लाइन इन लाइमन सीरीज हैज वेवलेंथ लैम्डा, तो फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज का वेवलेंथ पूछ रहा है। तो लगा दो रिडबर्ग इक्वेशन, 1 अपान लैम्डा इज इक्वल टू r 1 अपान n फाइनल का स्क्वायर माइनस 1 अपान n इनिशियल स्क्वायर, ये लगा दो। तो पहला इक्वेशन बना लो, लाइमन सीरीज के पहले लाइन के लिए r इज रिडबर्ग कांस्टेंट 1 अपान, देखो पहले लाइन के लिए लाइमन सीरीज के लिए फाइनल 1 है, इनिशियल 2 है, तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, और माइनस 2 का स्क्वायर यहाँ क्या आ गया, 4 आ गया। तो यहाँ से आ गया 1 अपान लैम्डा इज इक्वल टू r, और ये आ गया 3 अपान 4। तो लैम्डा इज इक्वल टू आ गया
4/3r, ये पहला इक्वेशन। अब दूसरा इक्वेशन आप बना लीजिए लैम्डा डैश के लिए, बामर सीरीज के पहले लाइन के लिए। तो बामर सीरीज के पहले लाइन के लिए 1/लैम्डा डैश इज इक्वल टू r, ब्रैकेट में 1/ फाइनल का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1/ इनिशियल 3 का स्क्वायर कितना आ गया 9। तो यहाँ से आ गया प्यारे बच्चों 1/लैम्डा डैश इज इक्वल टू r, है ना। 36 एलसीएम हो गया, यहाँ 9 आ गया और यहाँ 4 आ गया, इज इक्वल टू 5r/ कितना आ गया 36 आ गया। ये आ गया चलो लैम्डा डैश निकाल लो यहाँ से। तो लैम्डा डैश इज इक्वल टू 36/5r, ये सेकंड इक्वेशन आ गया। अब सेकंड में फर्स्ट से आप डिवाइड कर दो, तो सेकंड में फर्स्ट से डिवाइड करोगे तो लैम्डा डैश अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू, तो ये आ गया 36/5r, और ये कितना आया था, इसको पलट दो, ये कितना आया था, ये आया था देखो 4/3r, 4/3r, तो ये आ जाएगा 4/3r, r से r यहाँ से कट जाएगा, ये आ जाएगा 9, है ना। तो लैम्डा डैश इज इक्वल टू लैम्डा 27/5, लैम्डा इंटू 27/5, ये इसका वेवलेंथ आएगा। ओके, ये देख लो। तो रेडबर्ग इक्वेशन अप्लाई, ऐसे तो खूब क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, बस ये याद रखना कि एग्जाम में इस पे क्वेश्चन अगर आ गया तो एक छोटा सा डायग्राम बना के ही सब सोचना, मन में हवा में ना सोचना शुरू कर देना, नहीं तो हवा में ही आंसर आ जाएगा। ये भी ध्यान देना, ये एक छोटा सा डायग्राम बना के रेडबर्ग इक्वेशन लगाना चाहिए। 39 नंबर क्वेश्चन, प्यारे बच्चों 39 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए फाइटर प्लेन, प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन है, फ्लाइंग हॉरिजॉन्टल एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 1.5 किलोमीटर विद स्पीड 720 km/h passes directly overhead an aircraft gun at what angle from the vertical should the gun fired from the cell with muzzle speed 6 km/s to hit the plane। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1.5 किलोमीटर एल्टीट्यूड है, 720 km/h एरोप्लेन की स्पीड है, और 600 मीटर पर सेकेंड से कितने डिग्री पे, वर्टिकल से पूछ रहा है कितने डिग्री पे गन को फायर करें, बुलेट को फायर करें गन को, जिससे कि वह जा करके उसको जस्ट हिट कर दे। इसका मतलब ये डायग्राम देखो ऐसे बनेगा, इस लाइन पे एरोप्लेन मोशन कर रहा है, एरोप्लेन, ये एरोप्लेन है जिसका स्पीड दिया है 720 km/h, तो आ जाएगा 720 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड, बोलो काट दो इसको, 40 आ गया, ये आ गया 200 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ से देखो एयरक्राफ्ट गन यहाँ पर है, गन यहाँ पर है, तो इसको फायर किया जा रहा है इसे, तो वर्टिकल से इसका थीटा पूछ रहे हैं, और स्पीड इसका दिया है 600 मीटर पर सेकेंड, जिससे कि ये आकर के इसको कहीं न कहीं हिट कर दे। देख लो, इसको हिट कर दे ये। तो एरोप्लेन को ये हिट करने के लिए क्या कहानी है, देखो कहानी यह है कि एक ही समय में, देखो इसमें केवल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, इसमें वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों वेलोसिटी है, तो एक ही समय में दोनों यहाँ पर पहुँच जाएं, यानी दोनों का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या हो जाए, सेम हो जाए एक ही टाइम पर। तो एक ही टाइम पर दोनों का जब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस सेम होगा तो ये क्या करेगा, उसको हिट कर देगा, कौन, गन, बुलेट जा करके, वह एयरक्राफ्ट गन का बुलेट जा करके उस एरोप्लेन को हिट कर सकता है। तो इसके लिए इसमें केवल हॉरिजॉन्टल स्पीड है, लेकिन इसमें तो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों हैं। तो इधर जो स्पीड होगा वो कितना होगा, देखो u cos थीटा होगा, सॉरी u sin थीटा, इधर होगा u cos थीटा, क्योंकि वो एंगल वर्टिकल से दिया है ना, इधर हो जाएगा u sin थीटा। तो एरोप्लेन में हॉरिजॉन्टल स्पीड है कितने का, 200 का, तो एरोप्लेन के हॉरिजॉन्टल स्पीड को बुलेट के हॉरिजॉन्टल स्पीड के बराबर कर दो, देखो u sin थीटा के बराबर कर दो,
तो ये आ गया 200, u का वैल्यू 600 साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर आ गया 200/600 इजकल टू 1/3, तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/3। इतने एंगल पर अगर उसको फायर करें तो जाकर उसको हिट कर देगा। बोलो क्या दिया आंसर? ये साइन इनवर्स 1/3। एंगल वर्टिकल से प्यारे बच्चों पूछ रहा है, वर्टिकल से, ये ध्यान दीजिएगा। Two masses 8 kg, 12 kg are connected at the two ends of a light inextensible string that goes over a frictionless pulley। ये न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में पुली का क्वेश्चन है। देखो इस तरह से पुली का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट ये भी होता है। फर्स्ट केस की पुली, तो यहां पर यह है मास 8 kg का, ये 8 kg है और ये 12 kg है। यहाँ का टेंशन T होगा, यहाँ का टेंशन T होगा, इसका मास ज़्यादा है, ये नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा। तो टेंशन पूछ रहे हैं, एक्सेलरेशन पूछ रहे हैं। तो एक्सेलरेशन होता है दोनों मास का डिफरेंस। देखो 12 - 8 अपान दोनों मास का सम 12 + 8 इंटू जी। 12 - 8 कितना हो गया? 4, जी पहले से है, अपान 20 जी अपान 5 10/5 2 मीटर/सेकंड² का एक्सेलरेशन है। और टेंशन कितना होता है प्यारे बच्चों? 2m1 m2 अपान m1 प्लस m2 इंटू जी। याद आ रहा है? सब पुली के केसेस बताए थे। 2 × 12 × 8 अपान 12 + 8 × 10। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आ जाएगा सॉल्व करने पर 96 न्यूटन का टेंशन। तो ये केस फर्स्ट नंबर पुली एग्जाम में आता है, इसको आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। बाकी तो 4-5 पुलिस के कॉन्सेप्ट बताए गए थे क्लास में। पहला केस एनसीईआरटी में दिया है, यही एग्जाम में आता रहता है। 41 नंबर क्वेश्चन 41 इस सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास 20 kg रोटेट्स अबाउट इस एक्सिस। ओमेगा का वैल्यू देखो दे दिया है, मास दे दिया है और इसके रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितना होता है प्यारे बच्चों? हाफ आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू ओमेगा²। ये आ गया हाफ। और सॉलिड सिलेंडर, देखो सॉलिड सिलेंडर की मोर्सिया डिस्क वाली मोर्सिया होता है, हाफ mr² इंटू ओमेगा²। तो यहाँ से आ गया 1/2 इंटू 1/2। मास का वैल्यू 20, रेडियस 0.25। तो 0.25 इंटू 0.25 लिख दो ना, स्क्वायर है, इंटू ओमेगा इज 100 इंटू 100, इसको 2 बार लिख दो, ओमेगा² है। और प्यारे बच्चों इसको आप सॉल्व कर लो और ये आ जाएगा 3125 जूल की एनर्जी होगी। ओके, हाफ आई ओमेगा² से आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हाफ mr² मोर्सिया रख दो। 42 नंबर क्वेश्चन 42 600 picofarad capacitor is charged by 200 volt supply. It is then disconnected from the supply and connected to another uncharged capacitor of 600 picofarad capacitor. How much electric energy is lost in this process? तो एक कैपेसिटर है जिसको चार्ज कर लिया, यानी एक प्लेट प्लस बन गया, दूसरा माइनस बन गया। और इसका वोल्टेज है प्यारे बच्चों कितने वोल्ट पर? 200 वोल्ट पे चार्ज कर लिया। और इसका कैपेसिटेंस है C और C इज इक्वल टू 600 पिकोफैरेड।
और उसके बाद से इसको ला करके एक दूसरे अनचार्ज कैपेसिटर से कनेक्ट कर दिया दूसरे अनचार्ज है ये अनचार्ज है ना, लेकिन इसकी कैपेसिटी भी उतनी ही है, सी है 600 पिकोफैरेड इसकी भी कैपेसिटी है और इसका वोल्टेज 0 है, अनचार्ज है। तो ऐसे में क्या होगा, एनर्जी का ये चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन प्रारंभ हो जाएगा और चार्ज के रिडिस्ट्रीब्यूशन में जो एनर्जी का लॉस होता है, एनर्जी का लॉस, ये डायरेक्ट आपको याद रहना चाहिए। एनर्जी का लॉस का फॉर्मूला पता होना चाहिए प्यारे बच्चों, हाफ C1 C2 अपान C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, यह आ जाएगा हाफ C1 का वैल्यू C है, C2 का वैल्यू C है, अपान C प्लस C दोनों सेम है, यह आ गया V1 V2 का वैल्यू 0 है, तो आ गया 1/2 इंटू C अपान 2 इंटू V1 का स्क्वायर, यह आ गया हाफ C का वैल्यू 600 पिकोफैरेड, तो 10⁻12 कर दो, अपान ये 2 पहले से है, अब वोल्टेज है 200 इंटू 200। अब इसको प्यारे बच्चों आप सॉल्व कर लो, सॉल्व करने पे ये वाला आंसर आपको मिल जाएगा 6 इंटू 10⁻6 जूल, है ना। इसको आप सॉल्व कर लो, 6 इंटू 10⁻6 जूल एनर्जी का लॉस होगा। जब एक कैपेसिटर को चार्ज करके दूसरे अनचार्ज कैपेसिटर से उसको कनेक्ट कर देते हैं तो इसमें चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन प्रारंभ हो जाता है और चार्ज का जब रिडिस्ट्रीब्यूशन प्रारंभ होता है तो एनर्जी का क्या होता है प्यारे बच्चों, लॉस होता है। एनर्जी का लॉस होता है तो उसका फॉर्मूला अगर आपको याद है ये फॉर्मूला, तो इसके क्वेश्चन सॉल्विंग में बहुत आपको हेल्प मिलेगा। देखिए ये फॉर्मूला क्लियर आपको याद रहना चाहिए। 43 तो हम देख रहे हैं कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर डज नॉट डिपेंड अपॉन। भाई कैपेसिटेंस होता क्या है, पहले प्लेट कैपेसिटर का 1/8 डायट्रिक होगा तो यहाँ के आ जाएगा, तो किस पे डिपेंड नहीं है। तो देखो एरिया ऑफ द इस प्लेट, एरिया पे तो चलो डिपेंड है ही है, नेचर ऑफ द मीडियम बिटवीन द टू प्लेट्स, हाँ देखो डायट्रिक कांस्टेंट पे भी डिपेंड है, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स देखो डी पर भी डिपेंड है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स इस पर डिपेंड नहीं है प्यारे बच्चों। कैपेसिटेंस किसी भी कैपेसिटर का फिक्स टर्म होता है, उसमें चार्ज कम रखो ज़्यादा रखो, पोटेंशियल कम दो ज़्यादा दो, लेकिन कैपेसिटी तो फिक्स टर्म है, वो पोटेंशियल पर डिपेंड नहीं है, वो एरिया पर, सेपरेशन पे, डायट्रिक मीडियम पे डिपेंड है। 44 नंबर क्वेश्चन, द इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम्ड बाई 200 वोल्ट 100 वाट बल्ब व्हेन ऑपरेटेड 110 वोल्ट। देख रहे हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। इसके लिए आप पावर का फॉर्मूला लगा दो, P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपान R, है ना। तो आप देख रहे हो कि P एक ही बल्ब है ना, एक ही बल्ब का वोल्टेज आप चेंज कर रहे हो तो रेजिस्टेंस फिक्स है, तो यहां से हो जाएगा P1 अपान P2 इज इक्वल टू V1 अपान V2 का होल स्क्वायर। P1 है पहले 100 वाट की तरह बिहेव कर रहा है, बाद का आउटपुट पावर P2 फाइंड करना है, 100 वाट की तरह बिहेव कर रहा है जब उसको 220 वोल्ट सप्लाई दी जाती है, बाद में आधा 110 वोल्ट की सप्लाई दी जा रही है, तो ये आ गया देखो 4। तो इस तरह से P2 इज इक्वल टू आ गया 100/4 और 100/4 मतलब कितने वाट, 25 वाट की तरह वो बल्ब बिहेव करेगा। देख लो 25 वाट की तरह ये बिहेव करेगा, ये ऑप्शन सही है। नंबर क्वेश्चन, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। तो आप यहाँ पे ये देख रहे हो कि अगर ये वायर नहीं लगा होता तो ये तीनों सीरीज में हो जाते, आंसर आता 3R ओम, लेकिन ये वायर लग गया है तो जो पोटेंशियल यहाँ का है वही पोटेंशियल यहाँ का है, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया, यानी शॉर्ट सर्किट हो गया, तो इधर करंट नहीं जाएगा, यानी यहाँ से करंट चलेगा और ऐसे ऐसे घूम जाएगा। इसका मतलब रास्ते में दो ही रेजिस्टेंस आएंगे, कितना 2R ओम आंसर आएगा। ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे, इसका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा क्योंकि दोनों सेम पोटेंशियल पर हैं, शॉर्ट सर्किट है, इधर करंट नहीं जाएगा, सारा करंट इधर चला आएगा और आंसर कितना हो जाएगा 2R हो जाएगा। तो इस तरह से देखा जाए तो इसका तीसरा पार्ट भी प्यारे बच्चों आज हमने सॉल्व करा दिया। आज के भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, 15 क्वेश्चन आज भी सॉल्व हो गए। तो ये 16 नंबर जो टेस्ट हुआ था उसका ये तीसरा पार्ट था, 45 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। तो ये तीनों आप वीडियो में देख लीजिएगा, जो क्वेश्चन आपके गलत हुए हों उसके एनालिसिस जरूर कर लीजिएगा। और
वीडियो को लाइक कर दीजिएगा प्यारे बच्चों, क्योंकि वीडियो लगाने में ज़बरदस्त, बनाने में ज़बरदस्त मेहनत करना पड़ता है, तो लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाता। और दोस्तों मित्रों को खूब शेयर कर दीजिए कि सारे बच्चे इसको पढ़ें, क्वेश्चन सामने आ ही जा रहा है, उसको सॉल्व करें, सीखें। ओके प्यारे बच्चों, अब अगला टेस्ट का आप लोग प्रिपेयर हो जाइए, एकदम तैयार हो जाइए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, रिवाइज कर लीजिए। टेस्ट नंबर 17 अब होने जा रहा है, और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, एसी सर्किट, डिवाइसेस, ट्रांसफार्मर, गैलोमीटर, एमीटर, वोल्टमीटर, मैग्नेटिज्म, सारे क्वेश्चन उसमें आएंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर का टेस्ट होने वाला है। इसी तरह से केमिस्ट्री भी है, बायो भी है और फिजिक्स भी है। ठीक है प्यारे बच्चों, मस्त होकर पढ़ाई करते रहिए, टेंशन नहीं लीजिए मन में, चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रखिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट प्यारे बच्चों।